Good evening, one and all. This is Parth Khanewal, All India Rank 10 in NEET UG Examination 2023, currently studying in AIIMS Delhi. So guys, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि द क्रूशियल लास्ट 6 मंथ्स. अब इसमें जो वर्ड आता है क्रूशियल, क्योंकि ये जो आखिरी के 6 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं आपकी पूरी नीट जर्नी के लिए. अगर आपने आखिरी के 6 महीने अपने स्टडिंग आवर्स बढ़ा दी, थोड़ी और सिंसियरिटी ले आए, या फिर आप मतलब आपको ये नहीं कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है, आपको स्ट्रेटेजिकली हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है बेसिकली, कि आपको हर चीज़ अपनी मतलब बहुत ऑर्गेनाइज करके रखनी है कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा. ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो रहे हैं अपनी जर्नी में. तो ये जो आखिरी के 6 महीने ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. तो मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट कवर करूँगा. तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है बायो एंड ऑर्गेनिक सडनली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब ये पॉइंट इसलिए क्योंकि बायो और इनऑर्गेनिक में मेनली अपन को रटना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें जो हम लगातार भूलते रहते हैं वो हमें बायो और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ना पड़ता है. अब बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, या फिर फिजिक्स हो गया, अब इनके तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होते हैं अपने पूरी नीट जर्नी में. तो हमें इतना इनको मतलब प्रेफरेंस देने की ज़रूरत होती नहीं है. पर बायो और इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें हैं जो हम लगातार भूलते रहते हैं, तो हमें इन्हें रिविजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है. और आखिरी के जो 6 महीने हैं, यानी कि नीट से 6 महीने पहले, वहाँ पे इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इनके रिविजन्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बाकी के सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. आपको बायो और इनऑर्गेनिक को बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि वो आपके दिमाग में सेटल हो जाए. सो गाइस, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तरीका जिससे आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं. वो है GTSC, गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. अब इस पेपर को देके आप बहुत सारे गिफ्ट, सरप्राइजेस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा जीत सकते हो. सबसे इम्पॉर्टेंट, आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, इससे कि आपकी जो पढ़ाई करने की पूरी जो कोचिंग वगैरह की जो फीस है वो माफ़ हो सकती है स्कॉलरशिप से. आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है इसका रहता है 200 रुपीज़. सो गाइज, इसके 2 एग्ज़ाम होंगे. एक होगा प्री 26 नवंबर 2023 को, और एक होगा मेंस 10 दिसंबर 2023 को. तो 6 से 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए आपको अपने नज़दीकी गोल्ड इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करना होगा, या फिर आप www.gtsc.in पर भी रजिस्टर कर सकते हैं. और गाइस, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं ले पाते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि आप इंडिया में कहाँ सेंड कर रहे हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होने वाला है. तो आपको ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए. फिर जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, रिपीटेड रिविजन्स आर प्रेफर टू प्रोलॉन्ग रिविजन. इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं करना है कि आप जो एक टाइम रिवीजन कर रहे हो उस पर एक चैप्टर में बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं. जब आपको एक बार एक चैप्टर करना होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चैप्टर को समझने में. पर जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहे वैसे वैसे टाइम जो है उसको कवर करने में रिड्यूस होते रहता है. तो आपको यही करना है कि आपको एक चैप्टर को रिवाइज करने में टाइम बहुत कम लगाना है, ताकि आप मल्टीपल रिवीजन कर पाए पूरे सिलेबस का. इससे यही है कि आप जितना बायो और इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़ते रहेंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतनी ज़्यादा वो आपको याद रहेंगे. जो भी इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस होते हैं, फिर बायो में भी बहुत सारी याद करने की चीज़ें होती है, वो तभी आपको याद रहेंगे जब आप उनको बार बार पढ़ेंगे. ये नहीं कि आप एक चैप्टर में बहुत सारा टाइम लगा दिया और आपके रिविजन होंगे वो नीट से पहले बहुत कम रह गए. तो आपको जो आखिरी के 6 महीने हैं तब तक आपने पूरा सिलेबस कवर कर चुका है एक बार या फिर बहुत बार. मतलब उस समय तो बहुत बार हो जाता है वैसे भी, पर तब भी आपको मतलब बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा आखिरी के 6 महीने में. तो आपको जो अपनी रिवीजन करने की फ्रीक्वेंसी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, अगर आपको सारी चीज़ें तो अपने दिमाग में बस सेट करनी है. तो फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है NCERT इज़ द मेन मंत्रा. अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम NCERT के बाहर भी पढ़ते हैं, जो कि पढ़नी भी चाहिए. पर जब आखिरी के 6 महीने आते हैं तो हमें जो बाहर की चीज़ें उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और मेनली हमें NCERT पढ़नी चाहिए. ये नहीं कि हम आखिरी के 6 महीने में बाहर की बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह याद कर रहे हैं. तो ये आपको नहीं करना है. आपको अब थोड़ा अपना जो फोकस है वो NCERT पे शिफ्ट करना है, खासकर बायो की और वही इनऑर्गेनिक की. तो उससे क्या होगा कि आप जो मेन पॉइंट्स हैं NCERT पे वो आपके दिमाग में सेट होंगे, और जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो उनको ओवर पावर नहीं करेंगे कि आपको बाकी फालतू चीज़ें याद है और आप NCERT को ही भूल गए. तो ये जो ये आपको अवॉइड करना है कि आप बाकी की चीज़ें कर रहे हो और NCERT पे इतना ध्यान नहीं दे रहे. अब आपको मेनली जो अटेंशन है वो NCERT पे शिफ्ट करना है, बायो की और इनऑर्गेनिक की, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी, जैसे ऑर्गेनिक हो गई या फिजिक्स की भी. तो इनकी भी मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है NCERT की. तो आपको नीट का पेपर जो है वो मेनली NCERT से आता है, ये आपको पता ही है. जलवा है हमारा.
तो आपको अब 6 महीने जो आपके आखिरी में बचे हैं उन पे आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपने जो बाकी का पूरा नीट जर्नी थी आपकी अराउंड 1.5 ईयर्स की, उसमें आपने मतलब कर ही लिया होगा बार बार बाकी की चीज़ें। तो अब आप एनसीईआरटी को फोकस पे करें तो इस पर आपकी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट होगा। फिर इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है डोंट फॉरगेट द एसेंस ऑफ मॉक टेस्ट। अब मैंने बोला था कि रिवीजन जो होते हैं वो बार बार करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवीजन के चक्कर में मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे, कि मॉक टेस्ट में इतना टाइम लग जाता है और आप मॉक टेस्ट ही नहीं देना चाह रहे, तो ये जो है वो बहुत गलत हो जाएगा। आपको जो है मॉक टेस्ट देनी चाहिए आपको हर दिन, मतलब हर दिन तो नहीं, मैं तो हर दिन लगभग एक वीक में जो है मैं कम से कम 5 to 6 मॉक टेस्ट दे देता था, और वो भी किसी रैंडम टाइम नहीं, मैं 2 PM से 5:20 ही देता था, ताकि मेरी जो बॉडी है उसकी जो बायोक्लॉक है वो फिट हो जाए हर 2 से 5:20 तक पेपर देने के लिए। तो आपको हर दिन, मैं मतलब ये तो आइडियल बात होगी, पर जितना आप कर सकते हो उतने ही मॉक टेस्ट देने। और मॉक टेस्ट से क्या होगा, एक तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी होगी, ऊपर से एक जो आप नीट का पेपर देंगे उसमें आप सीख पाएंगे कि क्या क्या आप गलती कर रहे हैं पेपर में, और वो आपको नीट में नहीं दोहरानी है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब पेपर दे के आगे तो आपको सबसे पहले आंसर की से अपने सारे गलत आंसर्स देखने हैं, फिर आपको देखना है कि मिस्टेक हुई तो 2 प्रकार की मिस्टेक्स होती है, एक होती है कंसेप्चुअल और एक होती है सिली। तो आपको देखना है कि कौन सी मिस्टेक हुई। अगर कंसेप्चुअल है तो आप अपने फैकल्टी से जाके पूछेगी कि ये मिस्टेक मेरे को आता क्यों नहीं था, ये कंसेप्ट वगैरह। और अगर आपकी सिली मिस्टेक हुई तो आप देखें कि क्या मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, रीडिंग मिस्टेक हुई, तो आप उसकी कॉपी भी बना सकते हैं, इससे आप जो वो मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो मॉक टेस्ट का बहुत सारा रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको नीट का पेपर देना सिखाते हैं, और OMR भी भरना सिखाते हैं कि OMR की मिस्टेक भी कैसे रिड्यूस करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मैनेज योर टाइम वेल इन मॉक टेस्ट एंड टेक इट लाइक अ रियल नीट एग्जाम। अब आपको हर मॉक टेस्ट को है वो एक नीट के एग्जाम की तरह देना है कि आप नीट का पेपर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सीरियसनेस बढ़ेगी, और आपको टाइम मैनेज करना आएगा कि आप कैसे टाइम मैनेज करें, जो 3 hours 20 minutes आपको मिल रहे हैं उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जब मेरे आखिरी के 6 महीने बचे थे तब तक मेरे को सिलेबस वगैरह आ गया था, थोड़ी मतलब मैं हर चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा मतलब बेटर होते जा रहा था, तो मेरे को पेपर करने में टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा था। तो रफली अगर मैं मानूँ तो आखिरी के पेपर्स में मेरे को 2 hours जो है 3 hour 20 minutes के, तो 2 hours का जो पार्ट है वो एक बार पेपर को अटेम्प्ट करने में लगता था। उसके बाद जो 1 hour 20 minutes है उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को रीचेक करता था ताकि सिली मिस्टेक भी कम हो, और 1 by 1 OMR बढ़ता था। तो 2 hours जो है वो मैं हर मतलब जो भी पेपर आ रहा है उसके हर क्वेश्चन को बस एक बार सॉल्व करने के लिए लेता था, और बाकी के 1 hour 20 minutes इनमें मैं हर क्वेश्चन को वापस रीचेक करता था कि कोई सिली मिस्टेक तो नहीं होगी, और उसके साथ ही OMR भी बढ़ जाता था। तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स जो है वो रिड्यूस हुई थी। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, और मैं ये वापस रिकमेंड करूँगा कि आप बायो को पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि बायो जो है वो विदिन 30 minutes सॉल्व हो जाती है। तो बायो से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में कि हाँ अब तो मेरा आधा पेपर तो सॉल्व हो चुका है, 360 मार्क्स का तो मैं अटेम्प्ट भी कर चुका हूँ विदिन 30 minutes। तो आपको बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है वो आता है स्टे कॉन्फिडेंट एंड गिव द एग्जाम विद अ स्माइल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई अप करके रखना है। ये नहीं कि आप अंडर कॉन्फिडेंस में रह रहे हैं कि आपके पिछले जो पेपर्स थे वो अच्छे नहीं जा रहे तो आपका ये वाला भी अच्छा नहीं जाएगा। तो अंडर कॉन्फिडेंस से आपके बहुत सारे सिली मिस्टेक होगी, और वही ओवर कॉन्फिडेंस का केस भी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी उतनी सिली मिस्टेक्स करेंगे। तो आपको बस एक कॉन्फिडेंस रखना है अपने पेपर के अंदर, और हर पेपर को एक स्माइल के साथ देना है कि मेरे को अभी भी याद है कि जो मेरा नीट का पेपर था उसमें मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। मेरे को बस ये था कि मेरे को सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अब जैसा भी होगा पेपर वो घर जाके देखेंगे, पर यहाँ पे मेरे को अपना पूरा कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है। क्योंकि हमारे टाइम पे थोड़ा केमिस्ट्री का पेपर हार्ड भी आया था, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे और थोड़े कंट्रोवर्शियल भी थे, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा डर लगा था। बट तब मैंने ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मैंने बस चिल था मैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। ये नहीं कि मैं किसी एक क्वेश्चन पे अड़ा रहूँगा कि ये वाला क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, मैं जैसे जैसे सॉल्व करता रहा, और वही है मेरे केमिस्ट्री में 180 और 180 आए। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस किसी भी मोड पे लूज़ नहीं करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे पेपर में तो आपको बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये नहीं कि आप उन्हीं क्वेश्चंस पे लगे रहो। तो आपको पूरा टाइम रिलैक्स होना है पेपर में, जो होगा वो पेपर के बाद देखेंगे। तो पेपर के समय अपने माइंड को कूल रखना है। बस ये थे मेरे सारे जो पॉइंट्स जिनकी वजह से आप अपने लास्ट के जो 6 months हैं उन्हें प्रोडक्टिविटी के साथ निभा सकते हैं।